तो बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है, आपकी केमिस्ट्री की एक छोटी सी क्लास स्टार्ट हो रही है। और ये क्लास जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पे है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, ली चेतेलियर प्रिंसिपल। तो मैं यहाँ पे पूरा चैप्टर पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। ली चेतेलियर प्रिंसिपल जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, मैं उसके क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूँ। 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम करेंगे। मैंने आज आपसे क्लास में बोला भी था कि आज की क्लास के बाद आप लोग यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेना जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिल जाएगी ली चेतेलियर प्रिंसिपल पे। और ये काम आप डेली करेंगे। क्लास में जो भी पढ़ेंगे उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस तरह से यूट्यूब पे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों शुरू कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मेरे हाथ में है। जरा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ली चेतेलियर प्रिंसिपल आपने पूरा क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो जो कॉन्सेप्ट्स आप भूल रहे होंगे वो भी क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा फटाफट। देखो बच्चों, जरा पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। ये है क्वेश्चन। मैं जरा साइड में हो जाता हूँ, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। मेरे पास पेपर में लिखा हुआ है क्वेश्चन है, कंसीडर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन का मीनिंग लिखा है अ सोल्यूशन इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सॉल्यूट ऑफ सोडियम क्लोराइड। इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड देन फॉर। ये कहा गया कि अगर इस क्वेश्चन में बोला गया कि इफ टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर इज रेज्ड का मतलब ये कहा गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है तो क्या होगा। ओके, तो यहां पे जरा देखो लिखा हुआ है टेम्परेचर इज रेज्ड। अब पहले तो आप ये पहचानो ये रिएक्शन किस तरह की है। बच्चों जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, डेल्टा H लिखा हुआ है पॉजिटिव, और जब डेल्टा H पॉजिटिव लिखा है इट मीन्स ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। कैसी है? एंडोथर्मिक, क्योंकि जब डेल्टा H पॉजिटिव होता है तो जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो हाई टेम्परेचर को फेवर करती हैं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो लो टेम्परेचर को फेवर करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये क्वेश्चन है, जरा इसके ऑप्शंस देखो। क्वेश्चन में कहा गया है कि टेम्परेचर बढ़ाया। अगर टेम्परेचर बढ़ाया है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, कॉपी में पूरे नोट्स हैं, एक बार कॉपी में भी देख लेना बाद में, या अभी भी कॉपी खोल के बैठ सकते हो। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रिएक्शन होती है बच्चों, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है, यानी कि सॉलिड NaCl से एक्वस NaCl की तरफ इस तरफ रिएक्शन जाएगी। यानी कि आप बोल देंगे पहला ऑप्शन आंसर होगा। पहले ऑप्शन में क्या लिखा? मोर सॉलिड विल डिसॉल्व। फिर से समझो ये आंसर क्यों आया। रिएक्शन डेल्टा S से पता चला एंडोथर्मिक है और बोला गया टेम्परेचर बढ़ाया गया, तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर को बढ़ाने पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन इस तरह से जाती है राइट साइड में। और जब ये राइट साइड में रिएक्शन जाएगी तो सॉलिड NaCl से एक्वस NaCl बनेगा। इसका मतलब ही तो ये हुआ कि मोर सॉलिड विल डिसॉल्व। मोर सॉलिड डिसॉल्व होगा तभी तो NaCl एक्वस बनेगा। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, इसके बाद बच्चों आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको पूरा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप फटाफट देखते भी रहो और चाहो तो क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, जब मैं आंसर बता रहा हूं आपको उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको स्क्रीनशॉट लेके एक बार फिर अपने मोबाइल में देख लेना। तो बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है आप लोग भी पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं। जरा क्या है दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर in which direction will the gas phase reaction proceed to re-establish equilibrium is predicted by applying the ली चेतेलियर प्रिंसिपल। शुरू में जो बात लिखी है इस बात से इस क्वेश्चन का डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, वो एक ली चेतेलियर प्रिंसिपल के बारे में बता दिया गया है। मेन क्वेश्चन इसके बाद शुरू हो रहा है। मेन क्वेश्चन क्या है? मेन क्वेश्चन है N2 + 3H2 से बना है 2NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन है। Which of the following is correct if total pressure at which equilibrium is established is increased without changing the temperature? देखो बच्चों, इसमें बोला गया है कि टोटल प्रेशर जो है, ये टोटल प्रेशर इंक्रीज किया गया। मेन बात मैंने अंडरलाइन कर दी, लेकिन आगे एक जरूरी बात पे आपको ध्यान देना है।
जरूरी बात लिखी हुई है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। बच्चों इस क्वेश्चन में जो चारों ऑप्शन दिए हैं इसमें के लिखा हुआ है। ये के क्या होता है बच्चों? जो के होता है ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के क्या है? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर का मतलब हुआ कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और कांस्टेंट टेम्परेचर पर के कभी भी चेंज नहीं होता है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केवल तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर भी चेंज किया गया हो। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है के, ये तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर को चेंज किया गया हो। अगर टेम्परेचर को चेंज नहीं किया है, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, के विल रिमेन सेम। आप इसका हिंट कॉपी में लिख लेना कि के इसलिए सेम है क्योंकि विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर बोला गया है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये केवल डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ओके, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट लेना था तो जल्दी से ले लो, मैं साइड में हो जा रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहो। इसके बाद बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन HCN और इससे बना H प्लस एक्वस प्लस CN माइनस एक्वस एट इक्विलिब्रियम द एडिशन ऑफ CN माइनस एक्वस वुड। देखो बच्चों इसमें कहा गया है कि एट इक्विलिब्रियम द एडिशन ऑफ CN माइनस, द एडिशन ऑफ CN माइनस। अब जरा पहले ढूंढो इसमें CN माइनस लिखा कहां पे है? प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ है, तो प्रोडक्ट साइड में ये CN माइनस लिखा हुआ था, ठीक। इसको बढ़ाया यानी कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है, और जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ऐसी कंडीशन में, ये प्रोडक्ट साइड में है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ाते हैं तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन, आप अपनी कॉपी पे नोट्स देखिए, मैंने इस तरह से आपको लिखवाया हुआ है, ये सारी चीजें आपकी कॉपी पे लिखी है। आप अगर कॉपी से लीचे टेलर प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ के इस वीडियो को देखेंगे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। रिएक्शन इस तरह से होती है। अब जब ये रिएक्शन बच्चों इस तरह से होगी तो क्या होगा? H प्लस ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होगा किसमें? HCN एक्वस में। और इस तरह से जब H प्लस HCN एक्वस में कन्वर्ट होगा तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, डिक्रीज द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जो लीच टेलर प्रिंसिपल होता है, अगर ये सारे लोग गैस 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 होते, लीच टेलर प्रिंसिपल लगेगा। अगर ये सारे लोग लिक्विड 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 हैं, या लिक्विड की जगह पर लिखा है एक्वस एक्वस एक्वस, अभी भी लीच टेलर प्रिंसिपल लगेगा। लेकिन अगर बच्चों होते सॉलिड 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 तो लीच टेलर प्रिंसिपल नहीं लगता। जो लीच टेलर प्रिंसिपल है वो होमोजीनियस गैसियस रिएक्शंस में आप लगाएंगे। होमोजीनियस गैसियस का मतलब सारे रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट गैस 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 हो। होमोजीनियस लिक्विड सिस्टम में लगाएंगे, यानी कि सारे लिक्विड 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 हो, या उनकी जगह पे एक्वस लिखा हो, सारे एक्वस 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 हो। होमोजीनियस सॉलिड में नहीं लगता है लीच टेलर प्रिंसिपल। अब अगर ये सॉलिड 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 होते तो लीच टेलर प्रिंसिपल नहीं लगता। यहां पे एक ध्यान देने वाली बात और है, जो मैंने आपको क्लास में इस तरह की बातें बताई हैं कि किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा करने से रिएक्शन जो है वो राइट में शिफ्ट हो रही है कि लेफ्ट में शिफ्ट हो रही है, तो वो सारी बातें अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया है या घटाया है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। तो सॉलिड वालों को तो आपको एकदम से छोड़ना है। ओके, सॉलिड वालों को एकदम छोड़ते हुए चलना, क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको आगे इस तरह के। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट ले लो। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है which can be explained as application of Lee-Chatterjee principle। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उन पे ये क्वेश्चन बना है, तो इसको आप सीधे सीधे ध्यान रखो। आपका आंसर यहाँ पे है डी, ऑल ऑफ अबव। ये सारी चीजें ली-चेटरजी प्रिंसिपल पे कहीं ना कहीं डिपेंड करती हैं, जिसमें की है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज बाय ब्लड एंड टूथ डिके ड्यू टू यूज ऑफ स्वीट सब्सटेंसेस। तो आपकी एनसीईआरटी की कुछ लाइनें हैं, उन्हीं लाइनों को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। ये आप अलग से थ्योरेटिकली इनको ध्यान रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। When NaNO3 is heated in a closed vessel, oxygen is liberated and NaNO2 is left behind at equilibrium। जरा इसकी हम रिएक्शन लिख लेते हैं कि इसकी रिएक्शन किस तरह से आएगी। देखो NaNO3 है, तो रिएक्शन ऐसे बनेगी कि जो NaNO3 है और इससे बन गया NaNO2 प्लस O2। अब यहां पे कुछ बातें आपको अपने कॉमन सेंस से यूज करनी है। बच्चों जो NaNO3 है ये होता है सॉलिड, जो NaNO2 है ये भी होता है सॉलिड, और जो O2 है ये होता है गैस। मैंने आपसे अभी एक बात बोली थी कि सॉलिड वालों का कॉन्सेंट्रेशन चाहे कम करो या ज्यादा करो, तो सॉलिड के कॉन्सेंट्रेशन को कम या ज्यादा करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। उसमें ली-चेटरजी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी मैंने बातें बताई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉलिड वालों के साथ छेड़छाड़ चाहे जितनी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखो कहा गया है when NaNO3 is heated in a closed vessel, ये था ऑक्सीजन इज लिबरेटेड। देखो ऑक्सीजन निकली है एंड NaNO2 इज लेफ्ट बिहाइंड, ये NaNO2 हो गया एट इक्विलिब्रियम। अब कहा गया है कि एट इक्विलिब्रियम, जरा देखते हैं। पहला है एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। NaNO2 ये तो है सॉलिड, तो सॉलिड को चाहे ऐड करो या सॉलिड को निकालो, उससे रिवर्स या फॉरवर्ड रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ओके, सॉलिड वाले को चाहे ऐड करो चाहे सॉलिड वाले को निकालो, और वो सॉलिड वाला चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, ऐड करो या उसको रिमूव करो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगला देखते हैं एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर्स, फिर से NaNO2 को ऐड किया, ये सॉलिड है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसके बाद लिखा है इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, ये अभी 1 मिनट में देखेंगे, इसको अभी छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। फिर जरा देखते हैं डिक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। देखो बच्चों डिक्रीजिंग प्रेशर, अभी सी ऑप्शन को 1 मिनट रुक के करेंगे, पहले जरा डी ऑप्शन देखते हैं। डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को कम किया। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब प्रेशर कम किया जाता है तो रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसियस मोल ज्यादा है, ठीक। तो डिक्रीजिंग प्रेशर पे रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैसियस मोल ज्यादा है। इधर तो गैसियस मोल है 0, इधर गैसियस मोल है 1, तो प्रेशर को डिक्रीज करने पे रिएक्शन ऐसे जाएगी, और जब ऐसे जाएगी तो ये तो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जबकि यहां पे लिखा है कि फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। नहीं भाई, अगर प्रेशर को डिक्रीज किया तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैसियस मोल ज्यादा है, और गैसियस मोल ज्यादा इधर है, तो ये तो फेवर करेगा किसको, फॉरवर्ड रिएक्शन को। इसलिए ये भी हो गया गलत, 3 गलत हो गए, जो बचा वही सही है। अब जो बचा वही सही है, साथ ही साथ अब उसमें कॉन्सेप्ट लगा के भी सही पता करो। देखो इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। देखो बच्चों एक कोई सॉलिड है और वो ब्रेक हुआ, गैस बनी, इसका मतलब कोई सॉलिड है ब्रेक हुआ गैस बनी, तो कोई सॉलिड अगर ब्रेक हुआ है तो उसको टेम्परेचर दिया गया होगा, और टेम्परेचर दिया गया होगा तभी वो टूटा होगा। तो यहां पे कॉमन सेंस की बात है, और कॉमन सेंस की बात है कि ये जो रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं
अगर उनमें इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन को ये फेवर करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। पूरा आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सारे क्वेश्चंस की फोटो क्लिक करते रहना। क्वेश्चन नंबर 6 है द इक्विलिब्रियम 2SO2 प्लस O2 से बना 2SO3, ये सब देखो गैस 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 है। शिफ्ट फॉरवर्ड इफ पहला कह रहे हैं अ कैटलिस्ट इज यूज्ड, गलत बात। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कैटलिस्ट होता है दो तरह के हो सकते हैं। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाते हैं, बैकवर्ड को भी बढ़ाते हैं। कैटलिस्ट केवल इतनी मदद करता है कि उसकी वजह से इक्विलिब्रियम जल्दी बन जाता है, लेकिन वो रिएक्शन को शिफ्ट नहीं करेगा, तो ये नहीं हो सकता। इसके बाद बोला गया है एन एब्जॉर्बेंट माने कोई चीज को एब्जॉर्ब करने वाला। एन एब्जॉर्बेंट इज यूज्ड टू रिमूव SO3 एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि बोला गया फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाए। देखो फॉरवर्ड, अगर जो सेकंड ऑप्शन मिल गया वो काम करें, क्या काम करें? मान लो हमने कोई एक ऐसी चीज यूज करी जिसने SO3 को एब्जॉर्ब कर लिया। SO3 जब एब्जॉर्ब हो जाएगी तो SO3 का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे कम हो जाएगा, और जब SO3 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया यानी कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम। आप अपनी कॉपी में देखिए, बहुत अच्छे से लीचे टेलर प्रिंसिपल में मैंने लिखवाया है कि जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो ऐसी कंडीशन में रिएक्शन इस तरह से होगी, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा था कि अगर SO3 को रिमूव कर दिया जाए तभी शिफ्ट फॉरवर्ड होगा इक्विलिब्रियम, क्योंकि SO3 को रिमूव किया यानी प्रोडक्ट को रिमूव किया, और जब प्रोडक्ट को कम करते हैं, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, तो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जाती है। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी है उनको हो सकता है ये क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो, तो आप लोग पहले, अगर किसी वजह से क्लास मिस हो गई हो तो जिन बच्चों ने क्लास की है उनसे कॉपी लेके फोटोकॉपी कराओ, उसको पहले एक बार पढ़ो, सारे रूल्स लिखे हुए हैं, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस आप एक बार फिर से देखना, ठीक है। अब क्लास में भी बच्चों जो पढ़ाया है अब वो पूरा डिटेल में फिर से पढ़ाऊं तो फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं है। आप क्लास में प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, ठीक। वीडियो में आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दे रहा हूं, तो पूरा काम होता रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट भी हो रहे हैं, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, ठीक है। तो क्लास अटेंड करनी बहुत जरूरी है। अगर क्लास नहीं करेंगे तो फिर ये जो अब मैं सेशन एक शुरू कर रहा हूँ क्वेश्चंस वाला, इसमें आपको मजा नहीं आएगा। इसमें मजा अगर चाहिए तो फिर आपको क्लास प्रॉपर अटेंड करनी पड़ेगी। क्लास से मतलब ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन क्लासेस जो चल रही हैं वो आपको रेगुलर अटेंड करनी पड़ेंगी, तभी आपको फिर ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे के सारे कॉपी में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो आंसर इसमें हो गया बच्चों सेकंड ऑप्शन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखो अगला क्वेश्चन 7 फटाफट आप देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है फॉर H2 प्लस I2 टू HI एट इक्विलिब्रियम सम I2 इज एडेड। जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज में ध्यान देना, बोला गया है सम I2 इज एडेड, I2 को ऐड किया है। I2 क्या है? रिएक्टेंट। बच्चों जब रिएक्टेंट को ऐड किया जाता है तो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात लीचेतेलियर साहब ने कही थी, उन्हीं का प्रिंसिपल है, ओके। तो यहां पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ऐसे आपको बताना है। तो जरा देखो, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है इसका मतलब आंसर हो जाएगा पहला कि जो रिएक्शन है वो किधर शिफ्ट हो रही है? राइट साइड में शिफ्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया आपको। इसके बाद बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है बच्चों, इसमें बोला गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व्स विद अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। जरा ध्यान दो, लैंग्वेज में ध्यान दो।
बोला गया है डिक्रीज इन वॉल्यूम। मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, कॉपी में लिखवाया था। ठीक, ये कैसे आया था, ऐसे बताया था, ध्यान करो, पीवी इक्वल्स एनआरटी, और फाइनली फिर हमने ऐसे लिखा था पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब बच्चों ये हो गया, दैट इज, अर्थात आपको हाई प्रेशर रखना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर हाई, एंड solubility of a substance which dissolves with a decrease in volume and absorption of heat। जरा इस पे ध्यान दो, absorption of heat का मतलब क्या हुआ, जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। और बच्चों जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं ये किसको फेवर करती हैं, हाई टेम्परेचर को। तो देखो यहां से आपको एक हिंट मिल गया कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तो डिक्रीज इन वॉल्यूम से हिंट मिला प्रेशर होना चाहिए हाई, और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का मतलब एंडोथर्मिक से हिंट मिला हाई टेम्परेचर। ये दोनों बातें फर्स्ट ऑप्शन में लिखी हैं, तो यही हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लेके एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखना, कॉपी में जो नोट्स हैं उनको भी एक बार देखना, पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मतलब क्वेश्चन नंबर 9, देखो फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लीच एथेलियर प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि लीच एथेलियर प्रिंसिपल जो है ये एप्लीकेबल होता है या तो सारे के सारे हों गैस 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 इस तरह से, या सारे के सारे हों लिक्विड 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 इस तरह से, या कोई हेट्रोजीनियस रिएक्शन अगर है भी तो वो इस तरह की हो जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में कम से कम कोई एक गैस जरूर हो, कम से कम कोई एक गैस जरूर हो। लेकिन अगर सारे के सारे लोग सॉलिड 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 हैं तो लीच एथेलियर प्रिंसिपल कभी भी यूज नहीं होगा। तो देखो पूछा गया है लीच एथेलियर प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू, आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड, सॉलिड 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 में लीच एथेलियर प्रिंसिपल नहीं लगता है। बाकी के ऑप्शंस में देखिए, बाकी ऑप्शंस में होमोजीनियस गैसियस रिएक्शंस हैं, जी 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 मतलब गैस 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 गैस, तो पहला वाला हो गया जिसमें लीच एथेलियर प्रिंसिपल नहीं लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। इसके बाद जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों आप लोग पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू लीच एथेलियर प्रिंसिपल एडिंग हीट टू अ सॉलिड लिक्विड। मैं जरा इसको लिख लेता हूं, सॉलिड लिक्विड, तो मैंने लिखा सॉलिड और आगे मैंने लिखा लिक्विड। अब जरा देखते हैं सॉलिड लिक्विड में क्या होगा। सॉलिड से जब आप लिक्विड बनाओगे तो सॉलिड से लिक्विड ये रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक। अरे सॉलिड को जब हीट देते हैं तभी तो लिक्विड बनेगा, तो ये होगा एंडोथर्मिक। अब इसमें देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू लीच एथेलियर प्रिंसिपल एडिंग हीट टू अ सॉलिड एंड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद एंडोथर्मिक नेचर। ठीक है, मेंशन भी कर दिया एंडोथर्मिक नेचर जो अभी मैंने आपको बताया था, विल कॉज द, देखो बोला गया है एडिंग हीट। बच्चों जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं उनमें जब हीट ऐड करते हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ यानी कि राइट साइड में रिएक्शन जाती है, और जब राइट साइड में जा रही है तो सॉलिड से ज्यादा बनेगा लिक्विड। क्या ऐसा किसी में लिखा हुआ है, पहले में लिखा है अमाउंट ऑफ सॉलिड टू डिक्रीज। अरे जब सॉलिड से ज्यादा लिक्विड बन रहा है इसका मतलब सॉलिड का अमाउंट डिक्रीज कर रहा है, लिक्विड का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जल्दी से, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है, in which equilibrium reaction the equilibrium would shift to right if the total pressure is increased। तो बच्चों पहले तो इसमें कॉन्सेप्ट ध्यान करो, बोला गया है टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड। मैंने आपसे बोला था कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसियस मोल
कम है, प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसियस मोल कम है। तो यहां पर देखो गैसियस मोल कम है, उधर रिएक्शन जाएगी, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन ये अच्छी होगी। लिखा था इन विच इक्विलिब्रियम रिएक्शन द इक्विलिब्रियम वुड शिफ्ट टू राइट व्हेन टोटल प्रेशर इज इंक्रीज। तो इसी में राइट साइड में जाएगी, क्योंकि इधर गैसियस मोल कितने हैं, N2 है 1, ये है 3, गैसियस मोल है 4 और इधर गैसियस मोल है केवल 2। बाकी सब में देखो ऐसा नहीं है, इसमें इधर भी गैसियस मोल 2, इधर भी 2। तो जब इधर भी 2 इधर भी 2, इसके ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें देखो इधर है 2 इधर भी 2, इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें इधर है 1 और इधर है 2, प्रेशर को बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसियस मोल कम है। तो ये वाली रिएक्शन तो इस डायरेक्शन में फास्ट हो जाएगी ऐसे, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में गैसियस मोल इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर हो गया आपको। इसके बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये है फॉर द रिएक्शन PCl5 और उससे बना PCl3 + Cl2 द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाई। देखो बच्चों ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाई। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब आपको इस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ये रिएक्शन फेवर करानी। पहला देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान करो मैंने कॉपी में कॉन्सेप्ट लिखवाया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब कोई इनर्ट गैस मिलाई जाती है तो रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस मिलाने से रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों अगर क्लोरीन गैस आपने मिलाई है, इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस, अगर क्लोरीन मिलाई है इसका मतलब आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, और जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। यानी कि ये सब कॉपी में लिखा है, एक बार पढ़ना जरूर नोट्स में। तो जब क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तब तो रिएक्शन जो है, जो सेकंड ऑप्शन है, ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, जबकि क्वेश्चन में हमसे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए पूछा गया है, तो ये भी नहीं हो सकता, गलत हो गया। इसमें क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इसमें तो हो गया नो इफेक्ट, रिएक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, इफेक्ट लिखा है, ठीक। इसके बाद इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब किसी इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करते हैं तब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर गैसियस मोल ज्यादा है। बताया था जिधर गैसियस मोल ज्यादा है, जरा चेक करो तो थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैसियस मोल ज्यादा है। तो जरा देखते हैं भाई गैसियस मोल किधर ज्यादा है। इधर गैसियस मोल कितना है, इधर गैसियस मोल है केवल 1 PCl5, और इधर गैसियस मोल 1 ये है और 1 ये है। इधर गैसियस मोल है 2, इस साइड में गैसियस मोल है 1 और इस साइड में गैसियस मोल 2। जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस मिलाते हो तो रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसियस मोल ज्यादा है, और ये डायरेक्शन ही तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, यही तो पूछा गया था। तो आंसर इसमें हो गया थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर से इस क्वेश्चन को देखना, नोट्स भी बगल में रखना, पूरी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर द केमिकल रिएक्शन 3x + y से बना x3y, द अमाउंट ऑफ x3y एट
इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ x3 बाई, x3 बाई का मतलब ये प्रोडक्ट, इसका अमाउंट पूछा है। ध्यान से देखो, इधर गैसियस मोल कितने हैं 3 और ये 1, ये हैं 3 और ये 1 गैसियस मोल हैं। इस साइड में रिएक्टेंट साइड में है 4 और प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल है, ये केवल 1 था 1। जब गैसियस मोल कम ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैसियस मोल कम है, तो प्रेशर का इफेक्ट तो पड़ेगा। ओके, अब दूसरी बात बच्चों, अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती तो हाई टेम्परेचर को फेवर करती, अगर एक्सोथर्मिक होती तो लो टेम्परेचर को फेवर करती। तो टेम्परेचर का तो इफेक्ट रिएक्शन पर पड़ता ही पड़ता है। ओके, या तो एंडोथर्मिक होगी रिएक्शन या एक्सोथर्मिक होगी, दो में से कोई एक जरूर होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से या घटाने से इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो इसमें दोनों बातों का ही इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर का भी एंड प्रेशर का भी। प्रेशर का देखो, टेम्परेचर का तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, प्रेशर का इसलिए पड़ेगा क्योंकि इधर गैसियस मोल है 4, इधर गैसियस मोल है 1। ध्यान करो, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, प्रेशर का इफेक्ट उन रिएक्शंस पर नहीं पड़ता जिनमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल इक्वल होते हैं। अगर गैसियस मोल इधर एंड इधर इक्वल होते तब रिएक्शन के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इसमें तो इक्वल नहीं है, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डज नॉट अल्टर नंबर ऑफ मोल। ओके, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट अल्टर नंबर ऑफ मोल, इसका मतलब यह है कि कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिसमें अगर वॉल्यूम में चेंज किया जाए तो फिर जो नंबर ऑफ मोल हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी मैंने बोला था, जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल का नंबर इक्वल होता है, ऐसी रिएक्शंस पर ना तो प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है ना वॉल्यूम का इफेक्ट पड़ता है। तो आपको बच्चों ऐसा ऑप्शन देखना है इस क्वेश्चन में, कैसा ऑप्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल का नंबर इक्वल हो। तो इस क्वेश्चन का हिंट है, हमें ऐसा ऑप्शन देखना था जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में गैसियस मोल का नंबर इक्वल। किसमें इक्वल है? पहले में। इधर देखो गैसियस मोल कितने हैं, एक ये है और एक ये है, गैसियस मोल हो गए 2 और इधर भी गैसियस मोल हो गए 2। बाकियों में देखो अलग अलग आ रहे होंगे, इधर गैसियस मोल है 1, इधर है 2, इसमें इधर गैसियस मोल है 1 एंड 3, टोटल हो गए 4, इधर गैसियस मोल है 2, इसमें देखो इधर गैसियस मोल है 1 और इधर गैसियस मोल है 2। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना था जिसमें दोनों तरफ गैसियस मोल का नंबर इक्वल है, इधर भी 2 इधर भी 2। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इंक्रीज इन प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, इसमें यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, करेक्शन ये करना है, छोटा सा इसमें करेक्शन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेशर एट, यहां पे एट और रहेगा, ये एट मैंने लिख दिया, ठीक, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द मोल्स एट द इक्विलिब्रियम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेशर, तो बच्चों कॉन्सेप्ट वही लगेगा, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि रिएक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। तो वो कौन सी रिएक्शन होगी जिसके ऊपर प्रेशर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? प्रेशर बढ़ाने से भी फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर घटाने से भी फर्क नहीं पड़ता। हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें गैसियस रिएक्टेंट एंड गैसियस प्रोडक्ट के मोल इक्वल हैं। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ये वाला। इधर देखो गैसियस मोल कितने हैं, 1 और ये भी 1, टोटल गैसियस मोल हो गए 2
और इधर भी गैसियस मोल कितने हो गए 2, तो इसमें आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन। बाकियों में आप चेक कर लो, गैसियस मोल कम ज्यादा आएंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बच्चों अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है प्रिडिक्ट द कंडीशंस फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ली-चिटेरियल प्रिंसिपल फॉर 2SO2 + O2 बना 2SO3 और डेल्टा H लिखा हुआ है -198 किलो जूल। ठीक है, इसमें कोई करेक्शन नहीं है। बच्चों जरा पहले देखो, हिंट कुछ मिला, डेल्टा H लिखा हुआ है माइनस। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब डेल्टा H ऐसे माइनस लिखा है इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर की है वो आपको समझ में आ गया कि लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लो टेम्परेचर को फेवर करती हैं। ठीक, अब जरा देखते हैं और इसमें क्या था, प्रिडिक्ट द कंडीशंस फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ली-चिटेरियल प्रिंसिपल। तो लो टेम्परेचर होना चाहिए। अब जरा प्रेशर को भी देख लेते हैं। इधर गैसियस मोल देखो कितने हैं, इस साइड में गैसियस मोल हैं 2 और 1 3, गैसियस मोल हो गए 3, और इधर देखो गैसियस मोल कितने हैं 2, इधर हैं 3 और इधर हैं 2, मतलब रिएक्टेंट साइड में 3, प्रोडक्ट साइड में 2। ये 2, और क्वेश्चन में बोला है फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब ऐसे बच्चों 3 से 2, इसका मतलब प्रेशर आपको हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर हाई करते हैं, तभी तो रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसियस मोल कम है। तो 3 से 2 यानी कि गैसियस मोल कम, और गैसियस मोल कम कब होंगे, जब प्रेशर हाई हो। तो टेम्परेचर रखना है लो और प्रेशर रखना है हाई, ये बातें लिखी हैं फर्स्ट ऑप्शन में, लोअरिंग द टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इस तरह से फॉरवर्ड कहलाती है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ज्यादा मोल से कम मोल बन रहे हैं, और कम मोल की तरफ रिएक्शन अगर भेजनी है तो आपको प्रेशर हाई रखना होता है, ली-चिटेरियल साहब का कहना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17, बस 25 क्वेश्चन करने हैं। The exothermic formation of ClF3 is represented by the equation। ये देखो एक आपको हिंट मिल गया, एक्सोथर्मिक बोल दिया गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, which of the following will increase quantity of ClF3? Which of the following will increase quantity of ClF3? ClF3 की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, तो बच्चों इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कब होगी, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने। इसकी क्वांटिटी तभी तो इंक्रीज होगी जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो, इस तरह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने। इसका मतलब एक्सोथर्मिक में इस तरह से रिएक्शन कब होती है, जब लो टेम्परेचर रखा जाए। तो एक तो कंडीशन हमें मिल गई कि टेम्परेचर रहना चाहिए लो। जरा देखते हैं क्या टेम्परेचर से रिलेटेड कोई बात है, बाकी ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, गलत बात, टेम्परेचर तो हमें रखना पड़ेगा लो। जरा बाकी देखते हैं। रिमूविंग Cl2, बच्चों जब Cl2 को आपने रिमूव कर दिया तो ध्यान करो, मैंने बताया था कि अगर Cl2 रिमूव किया मतलब रिएक्टेंट अगर आपने कम कर दिया है, ऐसी कंडीशन में तो जो रिएक्शन है वो इस तरह से होगी, और जब इस तरह से होगी तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा डिकम्पोज होकर ये बनाएगा, और जब ये डिकम्पोज होगा तो ClF3 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3, बढ़ाना है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बच्चों इसमें बोला गया इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो इंक्रीजिंग द वॉल्यूम,
जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो ली चेतेलियर प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसियस मोल ज्यादा है। रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसियस मोल ज्यादा है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैसियस मोल ज्यादा है। इधर गैसियस मोल 1 और 3 कितने हैं, 4, और इधर है 2। तो वॉल्यूम बढ़ाने पे रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैसियस मोल ज्यादा है। इसका मतलब इसमें 4 और 2, तो 2 से 4 की तरफ जाएगी और 2 से 4 की तरफ जाएगी, मतलब ये रिएक्शन ऐसे उल्टी जाएगी। और जब ऐसे जाएगी तो ये ज्यादा से ज्यादा डिकम्पोज होकर इनको बनाएगा। जब ये डिकम्पोज होगा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। अगला कह रहे हैं एडिशन ऑफ F2। बच्चों देखो एडिशन ऑफ F2। अब जरा F2 पे ध्यान दो। F2 एक रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ाते हैं तब रिएक्शन इस तरह से जाती है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। तो F2 रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन ऐसे जाएगी, और जब ऐसे जाएगी तो प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा, यानी कि ClF3 ज्यादा से ज्यादा बनेगा। ClF3 ज्यादा बना मतलब ClF3 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। यही हमसे पूछा गया था। आंसर हो गया 4th ऑप्शन। इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके एक बार नोट्स बगल में रखना जो मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है, और फिर एक बार ये क्वेश्चंस देखना, सारे के सारे डाउट आपके खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल कंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन द रिएक्शन ए इज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम को इंक्रीज किया गया है। तो जरा लैंग्वेज को हाईलाइट कर लेते हैं। द वॉल्यूम और वॉल्यूम बोला गया इंक्रीज्ड, जो मेन बात थी वो हाईलाइट कर ली कि वॉल्यूम को बढ़ाया है। व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीएस्टेब्लिश्ड, बच्चों वॉल्यूम को बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जिधर गैसियस मोल ज्यादा है। जरा चेक करते हैं, इधर गैसियस मोल कितना है 1, और इधर गैसियस मोल कितना है, ये है 1 और ये है 1, ये है कितने 2। तो इधर गैसियस मोल है 1, इधर गैसियस मोल है 2। वॉल्यूम इंक्रीज करने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर गैसियस मोल ज्यादा है। तो 1 से 2 की तरफ रिएक्शन जाएगी, यानी कि इस तरह से रिएक्शन जाएगी। और जब इस तरह से रिएक्शन जाएगी तो SO2Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, SO2 एंड Cl2 का बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिएक्शन इस तरह से हो रही है। जरा ऑप्शंस देखते हैं। द अमाउंट ऑफ SO2 विल डिक्रीज, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। The volume of reaction vessel containing an equilibrium mixture in the reaction is increased. The equilibrium is re-established. हाँ, पहला कह रहे हैं the amount of, अच्छा SO2 है, मुझे लगा SO2Cl2 लिखा है। ठीक है ठीक है। पहला ऑप्शन है the amount of SO2 will decrease। गलत बात। देखो SO2 का अमाउंट तो इंक्रीज करेगा क्योंकि रिएक्शन इधर जा रही, यहां पे लिखा डिक्रीज, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि SO2 का तो इंक्रीज करेगा ना। अगला देखो, अगला ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ SO2Cl2 विल इंक्रीज। नहीं भाई, SO2Cl2 का तो डिक्रीज कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, द अमाउंट ऑफ Cl2 विल इंक्रीज। सही बात है क्योंकि रिएक्शन ऐसे जा रही है, तो SO2 का अमाउंट भी इंक्रीज करेगा, Cl2 का भी इंक्रीज करेगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और उसके बाद द अमाउंट ऑफ Cl2 विल रिमेन अनचेंज। गलत बात, Cl2 अनचेंज नहीं रहेगा, ये बढ़ेगा। तो इसमें आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट फटाफट लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 इस तरह से है, विच इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ली चेतेलियर प्रिंसिपल।
तो बच्चों जो लीचेथियल प्रिंसिपल है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये सारी बातें आपकी कॉपी में लिखी हुई हैं। लीचेथियल प्रिंसिपल से हम क्या पता करते हैं? शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। अरे यही तो पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो गया या इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, यही सब तो आपने पढ़ा है। तो शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन चेंजिंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, सीधी सीधी बात इसमें एकदम से लिखी हुई थी। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ वी इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां पर लिखा है द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को घटाया बढ़ाया उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो पहला ऑप्शन क्या था? डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज। तो यही बच्चों आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन अनचेंज। क्यों अनचेंज? क्योंकि केवल टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों 21 रिएक्शन BaO2 सॉलिड और इससे बना BaO सॉलिड प्लस O2 डेल्टा H पॉजिटिव इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन। देखो प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स ऑन, पहले तो चेक करो डेल्टा H लिखा है पॉजिटिव, डेल्टा H अगर पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब हो गया ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, अब बच्चों जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो हाई टेम्परेचर को फेवर करती हैं, और जब हाई टेम्परेचर को फेवर करते हैं जरा ऑप्शंस देखते हैं। पहला है इंक्रीज मास ऑफ BaO2। BaO2 सॉलिड है। मैंने आपसे इस वीडियो को शुरू करते टाइम ही किसी क्वेश्चन में बोला था कि जो लोग सॉलिड हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन या मास को इंक्रीज या डिक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। सॉलिड वालों को तो छोड़ देना, उनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो इससे कोई लेना देना नहीं। इंक्रीज मास ऑफ BaO इससे भी कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड वालों से तो कोई मतलब रखना ही नहीं है आपको। इसके बाद इंक्रीज टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम। तो देखो बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन है और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो हाई टेम्परेचर को फेवर करती हैं। यही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं इंक्रीज मास ऑफ BaO2 एंड BaO बोथ। नहीं भाई, दोनों सॉलिड हैं, तो सॉलिड वालों के मास को चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो कोई फर्क नहीं पड़ना है। आंसर हुआ तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों फॉर द रिएक्शन CH4 प्लस 2O2 से बना CO2 प्लस 2H2O और डेल्टा H जो है वो माइनस में दिया हुआ है। अब डेल्टा H माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है? एक्सोथर्मिक। ओके, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सारे ऑप्शंस को जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू पूछा है, ध्यान देना, नॉट ट्रू, कौन सी बात सही नहीं है। पहला ऑप्शन एडिशन ऑफ CH4 और O2। देखो CH4 या O2 को जब आप ऐड करोगे तो CH4 एंड O2 क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट ऐड करने पे रिएक्शन राइट साइड में जाती है, ये आपने कॉपी में लिखा है और इसमें यही लिखा है विल शिफ्ट टू राइट, तो ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, जबकि पूछा गया था नॉट ट्रू। जरा देखते हैं, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये डेल्टा H निगेटिव था, एक्सोथर्मिक है, ये बात भी हो गई ट्रू। अगला देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर नॉट इक्वल।
ये बात भी बच्चों है ट्रू। अरे ये इसलिए ट्रू है क्योंकि CO2 का तो 1 मोल बन रहा है बैलेंस इक्वेशन में और H2O के 2 मोल बन रहे हैं, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल तो होगा ही नहीं। ठीक, अगला है, इसको मैं जरा हटा दूं, अगला है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय, ये देखो हो गया गलत, इसमें ध्यान देना, और यही पूछा तो नॉट ट्रू, तो ये हो गया। देखो अब आप सोच रहे होंगे कि सर लिक्विड वाले को छोड़ना था, तो ठीक है लिक्विड छोड़ा, CO2 अपॉन CH4 और O2 की पावर 2, देखने में तो सही लग रहा है, सही नहीं है। जरा ध्यान दो, यहां पर क्या लिखा है, लिखा है Kp, और मैंने आपसे बोला था कि अगर Kp है तो फिर ये जो CO2 CH4 O2 है, इनके ये एक्टिव मास यानी कि इनकी मोलैरिटी नहीं लेनी है, इनका हमें पार्शियल प्रेशर लेना है। ठीक, तो जब पार्शियल प्रेशर लेंगे तो ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, अगर ये ऐसे लिखा होता कि Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और इसका अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और इसकी फिर ऐसे पावर 2, अगर इस तरह से लिखा होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहां पे पार्शियल प्रेशर को मेंशन नहीं किया है क्योंकि Kp बोला, इसलिए ये नॉट ट्रू में आ जाएगा। बच्चों अगर यहां Kp की जगह पर मान लो Kc लिखा होता तो ये इक्वेशन सही हो जाती, अगर Kc लिखा होता तो ये इक्वेशन सही होती। Kp में तो पार्शियल प्रेशर लेते हैं, अगर Kx लिखा होता तो फिर मोल फ्रैक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, बस 2 क्वेश्चन और इसके बाद बचे। क्वेश्चन नंबर 23, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज लेस देन 0। बच्चों जरा ध्यान दो, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H लेस देन 0, अरे लेस देन 0 का मतलब क्या है, दैट इज ये बोला गया है निगेटिव, तो डेल्टा H बोल दिया गया निगेटिव। डेल्टा H निगेटिव का मतलब क्या होता है, डेल्टा H निगेटिव का मतलब आपको एक हिंट दे दिया कि ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, और बच्चों जब एक्सोथर्मिक है तो ये लो टेम्परेचर को फेवर करेगी। ठीक, एक्सोथर्मिक की वजह से पता कैसे चला, डेल्टा H लेस देन 0, जो लेस देन 0 है मतलब वो निगेटिव है, और डेल्टा H अगर निगेटिव है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर को फेवर करती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में देखो ये पूछा था कि फॉर्मेशन ऑफ XY4 विल बी फेवर्ड एट, फॉर्मेशन ऑफ XY4, ये है XY4, इसका फॉर्मेशन पूछा है कब फेवर होगा, तो जरा ध्यान से देखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो पहले तो लो टेम्परेचर आपको लिखा हुआ मिलना चाहिए। ठीक, अब लो टेम्परेचर, पहले वाले ऑप्शन में देखो हाई टेम्परेचर लिखा था तो ये तो गलत हो गया। ठीक, यहां पे भी देखो हाई टेम्परेचर लिखा था तो ये भी गलत हो गया। अब लो टेम्परेचर वाले 2 मिले ऑप्शन, इसमें भी है लो टेम्परेचर और इसमें भी है लो टेम्परेचर, तो अब जरा प्रेशर देखो, इसका फॉर्मेशन पूछा है तो इधर देखो गैसियस मोल कितने हैं, इस साइड में गैसियस मोल 1 और ये 4, गैसियस मोल इधर हैं कितने 5, और इधर गैसियस मोल कितने हैं 2। हमें ये बनाने के लिए बोला गया, मतलब 5 से 2, भैया 5 से 2 गैसियस मोल कम हो रहे हैं, और गैसियस मोल कम की तरफ रिएक्शन तब जाती है जब प्रेशर बढ़ाया जाए, यानी कि हाई प्रेशर देखना पड़ेगा। तो अब ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें लो टेम्परेचर के साथ हाई प्रेशर लिखा हो, आंसर हो गया लास्ट वाला ऑप्शन। 23 भी समझ में आ गया। इसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो। ओके, इसके बाद बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 25 क्वेश्चन की शीट है ये पूरी। तो 24 क्वेश्चन नंबर 24 है, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 प्लस हीट। बच्चों जरा ध्यान दो, यहां पे ऐसे लिखा है प्लस हीट, और जब यहां पे ऐसे प्लस हीट लिखा होता है तो इसका मतलब होता है एक्सोथर्मिक। ये आपको एक हिंट मिल गया कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड का मतलब इस तरफ, फॉरवर्ड का मतलब ऐसे पूछा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कब बनेंगे। देखो एक्सोथर्मिक है तो अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर तो लो टेम्परेचर होना चाहिए। ओके, इसके बाद अब जरा देखो प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर, इधर देखो गैसियस मोल 1 और 3 कितने हैं 4, इधर देखो कितने हैं गैसियस मोल 2, और हमें 4 से 2 की तरफ जाना है। ज्यादा मोल से कम मोल की तरफ रिएक्शन भेजनी है, तो ज्यादा गैसियस मोल से कम गैसियस मोल की तरफ रिएक्शन तब जाती है जब प्रेशर ज्यादा हो, हाई प्रेशर चाहिए, और एक्सोथर्मिक की वजह से लो टेम्परेचर चाहिए। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर फोर्थ ऑप्शन में है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन बचा है और उसके बाद ये आपका वीडियो खत्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों इसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, और ये रिएक्शन इस तरह से दी हुई है। ओके, ध्यान दीजिए इस पे। Which one of the following condition will favor maximum formation of the product? Maximum formation of product के बारे में बोला गया। डेल्टा एच, डेल्टा एच लिखा है निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव का मतलब ये हो गया एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक से आपको हिंट मिल गया कि लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो टेम्परेचर तो होना चाहिए लो। अब जरा प्रेशर वाली बात देखते हैं, तो प्रेशर में इधर देखो गैसियस मोल कितने हैं, उसके लिए गैसियस मोल देखने होते हैं। ये है 1 और ये भी है 1, गैसियस मोल इधर हैं कितने 2, और इधर गैसियस मोल कितना है केवल 1। ठीक, इस तरह से रिएक्शन करानी है, यानी कि ज्यादा गैसियस मोल से कम गैसियस मोल की तरफ रिएक्शन भेजनी है। तो ज्यादा गैसियस मोल से कम गैसियस मोल की तरफ रिएक्शन कब जाती है, जब प्रेशर हाई हो। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें हाई प्रेशर के साथ लो टेम्परेचर लिखा हो, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो बच्चों इस तरह से ये जो 25 क्वेश्चंस हैं, ये 25 क्वेश्चंस थे लीच-इथेलियर प्रिंसिपल पर। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में रख लेना। एक बार जो मैंने क्लास में आज आपको पढ़ाया है लीच-इथेलियर प्रिंसिपल, उसको आप रिवाइज कॉपी से अच्छे से करना, समझना उसको। क्वेश्चंस के आंसर रटने नहीं है आपको। अभी हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आपको आया हो, इसलिए कम समझ में आया हो क्योंकि आपको लीच-इथेलियर प्रिंसिपल अभी आपने अच्छे से रिवाइज ना किया हो घर पे। एक बार उसको अच्छे से रिवाइज आप करो, उसके बाद फिर से ये सारे क्वेश्चंस देखना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब अगर एक टॉपिक पे 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी गई है तो इतनी प्रैक्टिस बहुत है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इस पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में ही नए टॉपिक पे, और वो टॉपिक ऐसा ही लूँगा जो क्लास में पढ़ा दिया होगा, ताकि क्लास का पढ़ा हुआ जो टॉपिक है उसके क्वेश्चंस आप लोग इस तरह से वीडियो में कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे का जो भी टॉपिक क्लास में चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग 10, 12, 15, 20 जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकेंगे उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। ठीक, तो इसको रिवाइज अच्छे से कर लेना, ज़्यादा मस्ती के मूड में नहीं रहना, क्योंकि अक्टूबर का महीना चल रहा है, नीट एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 5-6 महीने, 5-6 भी क्यों, अक्टूबर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ 6 महीने तो हैं खैर। तो अगर आपने अभी भी अच्छे से सीरियसली पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो बच्चों सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि अगर ठान लिया आपने कि सिलेक्ट होना ही होना है तो 6 महीने बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए, कम नहीं है, बहुत है। आज से भी अगर ये कसम आपने खा ली कि आज से ही मन लगा के बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, भले ही अब तक कुछ ना पढ़ा हो, सब जीरो है, कोई बात नहीं, आज से ही सोच लो कि मन लगा के पढ़ाई करनी है, अगले 6 महीने एकदम जी जान से जुड़ जाना है, पक्का आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, लव यू, टाटा बाय बाय। मिलते हैं बहुत जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले नेक्स्ट
ऑफलाइन क्लास में पहले हम लोग मिलेंगे कल सुबह, उसके बाद आपको वीडियो भी मिलेगा जिसमें आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक बच्चों, बाय बाय।